वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। और आज हम जो पहली क्लास पढ़ने वाले हैं वो है बायोलॉजी का 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो हम मेनली एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे और उसका जो इंटरनल जीस्ट मैटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे हमको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो उसके लिए थोड़ा हेल्प हो जाए। तो मेनली शुरू करते हैं, राइट। तो पहले हमको जानना है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, राइट। तो हम थोड़े बेस से स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का अगर हम डाइसेक्शन करें तो उसका जो मीनिंग का ओरिजिन होता है वो है बायोस और लोगोस, ये लैटिन वर्ड्स हैं। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी जो है मेनली इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को डिफाइन करने के लिए ही ये चैप्टर को डिज़ाइन किया गया है कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट आर द नीडी थिंग्स, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स दैट वुड गिव अ लाइफ, राइट। तो मेनली यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर लिखा हुआ है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो जब हमारा अर्थ क्रिएट हुआ था तो मेनली जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था और कोऑपरेशन हुआ था। लाइक अगर जो डाइल्यूट सूप था, अकॉर्डिंग टू हेल्डन एंड ऑपरिन, जो एक बहुत बड़ा समुद्र ओशन था, उस ओशन मेनली वॉज लाइक अ सूप जहाँ पर मॉलिक्यूल्स एब्रप्टली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हुए थे, पर ड्यू टू द वेदर कंडीशंस लाइक द लाइटनिंग एंड विंड्स, हाई टेम्परेचर, ड्यू टू दैट वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच कोऑपरेशन हुआ। कोऑपरेशन के दौरान हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन के पहले अमाइनो एसिड, देन प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स, ये सब क्रिएट हुआ जो मोर कॉम्प्लेक्स है। और डाइवर्सिटी कहाँ से है? कॉन्फ्लिक्ट से। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जब जाने लगा तब नया नया कॉम्बिनेशंस होने लगा और नया नया ऑर्गेनिजम्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट होने लगे। और धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान मेनली ये हमारा जो आज का डाइवर्सिटी है वो हम देख सकते हैं, राइट। तो द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन में मेनली क्या होता है, बहुत सारे एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, और बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। सो अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी, हम इकोसिस्टम को कम्युनिटी भी बोलते हैं क्योंकि मेनली populations, then community, and then ecosystem, our whole ecosystem, which is mainly the biodiversity, or even the molecular traffic inside the cell makes us deeply reflect on what indeed is life. So molecular traffic का मतलब होता है वही जो हमारे सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बीच जो केमिकल बॉन्डिंग्स होता है और केमिकल इंटीग्रेशंस होते हैं, ड्यू टू दैट ओनली the life has come into play as our life systems, right? Life support. This question has two implicit question within it. इसके अंदर what indeed is life, इसके बीच हम दो questions ले सकते हैं कि what is living on the contrast of non-living, and what is the purpose of life. Every organism has a purpose of its life, because हम नहीं जानते कि हम एक से अलग नहीं हैं, हम एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी एक सिस्टम और कोई भी एक पॉपुलेशन इज वैनिश्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम, देन द होल इकोसिस्टम विल सफ़र, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि कंजर्व कीजिए। जो लोग जो डाइवर्सिफाइड हैं, जो एनिमल्स या जो प्लांट्स मेनली विलुप्त हो चुके हैं, उनको जो विलुप्त होने वाले हैं मेनली उनको हमको कंजर्व करना है, इसीलिए बिकॉज दे विल कट द चेन ऑफ द लाइफ साइकिल, राइट।
सो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लाइफ को साइंस के मुताबिक? तो मेनली देयर आर सेवरल फैक्टर्स लाइक ग्रोथ। हम ग्रोथ को कैसे देखते हैं? अगर बहुत सारा सैंड यहाँ पर रखा हुआ है, उसके ऊपर अगर हम सैंड डालते जाएं, इट विल इंक्रीज इन हाइट। दैट इज़ नॉट अ ग्रोथ। इज इट अ ग्रोथ? नो, इट इज़ नॉट अ ग्रोथ। पर हम देखते हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, एक बेबी है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके मैच्योरिटी हो रहा है, तो हम उसको ग्रोथ बोलेंगे। और अगर हम कल्चर करते हैं, कल्चर मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करना आर्टिफिशियली, अगर हम कुछ खाना देते हैं लाइक कार्बन सोर्स, सुक्रोज सोर्स, राइट, उनमें अगर खाना दे के हम उनको ग्रो करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैक्टीरियल कॉलोनी आ गया है और वो बढ़ रहा है कैसे। सो इट इज़ अ ग्रोथ। सो इंटरनल ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, राइट। नाउ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, रीजेनरेटिव हो सकता है। रीजेनरेटिव मतलब अगर कोई कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लानेरिया का कुछ पार्ट कट जाए तो उससे प्रोडक्शन हो सकता है नया ऑर्गन की। सो इट इज़ अ रिप्रोडक्शन। सो इसका जो मेन तत्व है और जो मेन कॉन्सेप्ट है मेनली, वो है सेल डिविजन्स, राइट। देन स्टिमुलेटिव रिस्पॉन्स। मेनली हम स्टिमुलस के द्वारा ही एक से एक कनेक्टेड है। अगर मच्छर हमारे हाथ पर बैठे तो हमको सेंस होता है और उसके रिस्पॉन्स के मुताबिक हम उसको मारने जाते हैं। सो इट इज़ अ स्टिमुलेटिव रिस्पॉन्स। अगर मिमोसा पुडिका, जो एक क्या कहते हैं, जो एक प्लांट है जिसको छूने से ही मेनली जो लीव्स हैं वो मुरझा जाते हैं, राइट। सो दीज आर सम स्टिमुलेशन एंड देयर रिस्पॉन्सेस। देन मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को अगर हम एक टोटलिटी और इन अ होल वी कैन कंसिडर इट एज अ मेटाबॉलिज्म, सब रिएक्शंस को एक साथ। सो मेटाबॉलिज्म कैन बी टू टाइप्स, वी नो, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इसको कैसे याद रखना है, कौन सा ब्रेक डाउन है, कौन सा मेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है? कैटा, वी नो कैटायंस, राइट। कैटायन मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो मेनली ब्रेक डाउन हो गया है। सो ऐसे याद रख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन एंड एनाबॉलिज्म वी नो एनायन। एनायन इज नेगेटिव एंड इट इज मेनली इलेक्ट्रॉन का आना। सो इट इज मेकिंग or the building of the molecules, right. Then self replication and organization। हम कैसे हमारे पीढ़ियाँ को एक से एक पर ले जाएं, वही है मेनली सेल्फ रेप्लिकेशन। हम एवरी ईच एंड एवरी organism is trying to do that only, to replicate, self replicate it for the generational growth। एंड व्हाट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन? हम अगर देखें कि जब ह्यूमंस पैदा होते हैं तो हम अलग अलग दिखने में होते हैं, पर हमारा जो आँख और नाक और बाल और हाथ बोलो, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड इन इट्स प्लेस। हमारे आँखों से हाथ नहीं निकल जाता, पैरों से क्या बोलते हैं, पैरों में कुछ रिब्स नहीं होते, राइट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द organs, making a whole organ system is a definite thing to be a life form। और सेल्स में भी सेल ऑर्गेनल कहाँ पर है, ये इसके मुताबिक न्यूक्लियस हमेशा मिडिल में रहेगा, ये भी कोई बात नहीं है, पर हमेशा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा, साइटोप्लाज्म के बाहर नहीं रहेगा, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस। इंटरेक्ट तो करना ही होता है, मैं पहले ही बोल दिया। और इमर्जेंस का मतलब होता है ड्यू टू म्यूटेशन एंड अदर स्टिमुलस, जब हम इवॉल्व होते हैं। लाइक हमने पहले ही देखा है कि
जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन जो है वो मेनली वायरसेस आर नॉट लिविंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट दे कैन चेंज देयर स्ट्रेन्स. इट इज़ द most observable emergence of new kind of strains by the mutations, right? So this is the case. These are some points that define the life. And now coming to the diversity in living world, if you were to increase the area, this is not necessary so much. So what is the main point here is the number of species that are known and described are mainly ranging between 1.7 to 1.8 million. It is a question that would come maybe, right? And this refers to biodiversity. Biodiversity is the showstopper here. Biodiversity, or the number and the types of organisms present in the earth, right? Okay. Now हम इतने सारे organisms हैं 1.7 to 1.8 million that are known, but other unknown species are also there. So हमको क्या करना है, उनको एक कतार में देखना है कि कौन सा वाला क्या है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर हम पक्षी को पक्षी ना बोलकर अलग अलग तुम एक बोलते हो, तुम पीकॉक को एक चीज़ बोलते हो, तुम पिजन को एक चीज़ बोलते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. तो तुमको एक कैटेगरी में उनको रखना होगा, जैसे कि जिसके लिए हम एक क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एक मेथड बनाए हैं. और हमने नहीं बनाए, मेनली कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है ये. सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं. तो यहाँ बोलते हैं, स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. We know the plants and animals in our own area by their local names, right? We all know. So local names would vary from place to place, and that I have said earlier. Even within a country, एक country में, हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर तो बहुत ही लोकल नेम्स होंगे जो एक ही चीज़ के. हम यहाँ पर पिजन को एक नाम से जानते हैं, कबूतर, पर वहाँ और भी दूसरे स्टेट्स में अलग अलग नाम है, राइट? So probably you would recognize the confusion that would be created if we didn't find ways and means to talk to each other. हम ऐसे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, कौन से प्राणी के बारे में बात करना चाहता है. So to refer to organisms we are talking about. Hence there is need to standardize. Standard, हमने पहले भी देखा है कि मीटर, अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो ये भी पता होगा कि हम स्टैंडर्ड कुछ मेथड लेते हैं. लाइक मीटर को डिफाइन करने के लिए हम एक सिलेंडर लेते हैं जो 1 मीटर का ही हो, उसको प्रिजर्व करते हैं, राइट? सो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज दैट वुड फॉलोड बाय मेनी पीपल लाइक वी, राइट? वी कॉमन पीपल. द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टैंडर्डाइज द नेमिंग, राइट? सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द नोमेनक्लेचर. दिस इज इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर. Obviousnomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. तो यहाँ पर 4 मेन स्टेप्स हैं, ठीक है? 4 मेन स्टेप्स क्या है? एक है कैरेक्टराइजेशन, ये राइजेशन है, ये समझ लेना प्लीज. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. तो कैरेक्टराइजेशन क्या है? मेनली अब अगर आप एक ऐसे जीव को देखें जिसके पास सेगमेंटेड बॉडी है, 8 पैर हैं, पार्डन माई ड्राइंग. सो अगर ऐसे देखे तो आप बोलोगे इसके पास 8 पैर हैं.
तो और फिर क्या हो सकता है, उसके जॉइंटेड लेग्स हैं, या फिर उसका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हुए हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो एक सिल्कन वेब तैयार कर रहा है, वो एक वेब में रहता है। तो हमको फट से पता चल जाता है कि ये स्पाइडर है, राइट, स्पाइडर है। तो ये हो गया कैरेक्टराइजेशन, आपने मॉर्फोलॉजी को देख लिया और देन आइडेंटिफिकेशन स्पाइडर के हिसाब से कर लिया। देन उसको क्लासीफाई करते हैं कि वो कौन से स्पीसीज़ का है, वो क्या ब्लैक कलर का है। अगर वो ब्लैक कलर का है, उसका जो आई के मेनली नंबर्स क्या हैं, या फिर उसका जो लेग्स है उसमें क्या कुछ स्पाइन वगैरह है, कुछ हेयर्स वगैरह हैं कि नहीं। तो ऐसे हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन से क्लास में ये पढ़ता है, कौन से क्लास में मतलब इन विच कैटेगरी ही और शी लाइज मेनली। तो ऐसे हम देखेंगे एंड देन लास्टली हम उसके नोमेनक्लेचर पे जाएंगे कि लेट सपोज इट इज़ एरेनी और आपको स्पीसीज नहीं पता है तो हम उसको SP डॉट भी लिख सकते हैं, पर हर जगह ये मत लिख देना, जहाँ पर पता होगा वहाँ पर लिख देना SP डॉट। मेनली जब वो स्पीसीज अनआइडेंटिफाइड होता है तब हम उसको SP डॉट लिख देते हैं। तो इसका 2 पार्ट है, हमको पता चल गया। एक है जेनेरा और जेनेरिक एपिथेट और जीनस, राइट, और एक है स्पीसीज। ये हो गया एक नामकरण, जिसको हम साइंटिफिकली जो कहते हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है नामकरण। मेनली दो नाम से हम जो नामकरण करेंगे हम उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है जेनस और जेनेरिक एपिथेट और स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जिन्होंने लाया था, जिन्होंने डिस्कवर किया था, उनका नाम है कैरोलस लिनियस, राइट, कैरोलस लिनियस। ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ऑल्सो। और अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ नियम पढ़ लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से ही चलते हैं। तो लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कुछ तरीके से ही लिखा है, मैंने कुछ गलत तरीके से नहीं लिखा है। अगर गलत तरीके से लिखा होगा तो वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या क्या है वो तरीके। तो मेनली जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल, बट स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा स्मॉल। ये फर्स्ट नियम है। जो अंडरलाइन कब करना होगा, जब हम उसको हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा। हम पेपर में लिख रहे हैं या फिर मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर हैंड रिटन होगा। तो हम जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर हम इसको जोड़ दें तो दैट वुड बी रॉन्ग। देन अगर हम उसको टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखेंगे। एंड यहाँ पर लिन क्या है, तो जिन्होंने इस साइंटिफिक नेम को पब्लिश किया है उनके नाम के एब्रीविएटेड फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैरोलस लिनियस ने ही पहले ये नामकरण किया था, तो उसी वजह से मेनली ये नाम दिया हुआ है कि LINN डॉट। तो ऐसे ही लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। सो दीज आर सम रूल्स मेनली। और इसके बाद भी हम जब अपर क्लास में जाएंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा वार और वेरिएंट्स, जो इसके बाद इंक्लूडेड होगा। इसके भी सब स्पीसीज है तो होते हैं मेनली सब स्पीसीज, राइट, सब स्पीसीज भी हो जाते हैं। तो वो मेनली इस जीनस और स्पीसीज के बाद में इंक्लूडेड होते जाते हैं। जैसे कि होमो सेपियंस, यहाँ पर फर्स्ट सेपियंस स्पीसीज है, पर जो दूसरा वाला सेपियंस है वो मेनली डिनोट करता है कि हम मॉडर्न ह्यूमन हैं,
जो होमोसेपियंस है, जो सिर्फ होमोसेपियंस है, वो मेनली प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, पर हम उसके भी एडवांस्ड वाले हैं, इसीलिए और एक सेपियंस उसमें ऐड हो गया, राइट। सो दिस इज अ रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये रूल कौन पब्लिश करते हैं और कौन इनको मेनली परमिट देते हैं? तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये अलग अलग होते हैं। फॉर प्लांट्स देयर इज ICBN और इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से हैं। तो प्लांट्स के लिए मेनली है बोटनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ, नॉट फॉर, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, कोड फॉर, ओ यहाँ पर गलत हो गया, मेनली इंटरनेशनल कोड फॉर ही होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, नाउ यहाँ पर बोला है कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमको पता चल गया है कि कैसे क्लासीफाई करेंगे। हम उसको मॉर्फोलॉजी के बेस में मेनली करते हैं, पर हम उसमें भी कुछ ऐड करते हैं, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर आ रहा हूँ उसके बारे में। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा वैसे, पर यहाँ पर लिखा है अगर हम व्हीट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि उसके स्पाइक्स हैं, येलो येलो स्पाइक्स हैं, और स्पाइक मतलब जहाँ पर ग्रेन्स उगते हैं, और यहाँ पर थोड़े ग्रासी लीव्स होते हैं, और जो रूट होता है वो मेनली छोटा होता है, बहुत ही कमज़ोर दिखता है पर होता नहीं। तो ऐसे ही हम इमेजिन कर लेते हैं। हम तो राइस को इमेजिन नहीं करते हम जब व्हीट बोलते हैं, या फिर अगर हम डॉग्स को इमेजिन करते हैं तो हम उसको मेनली कैट से कंफ्यूज नहीं करते। कैसे करते हैं ये? हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन छपा हुआ है। हमको जब छोटे थे हम उसी टाइम से पता है कि कैट्स कौन है, कैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन है, और डॉग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो दिस इज़ द मेन थिंग, राइट। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा क्या है जो हम बाद में देखेंगे? स्पीसीज है, जीनस है, क्लास है, ऑर्डर है, फाइलम है, किंगडम है, ये सब टैक्साज हैं। तो इनके बेसिस में ही हम ये पूरा टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, और ये टैक्सा को ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है वही है टैक्सोनॉमी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन वाला लाइन है कि व्हाट इज़ द बेसिस, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। तो यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर एक ट्रिक ले लेते हैं। एक्सटर्नल बाहर क्या है, इंटरनल अंदर क्या है, और CDE है। CDE क्या है आते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, कि उसका फंक्शनैलिटी क्या है, वो क्या करता है, वो कैसे प्रे को पकड़ता है, वो कैसे घास खाता है, वो घास खाता है या फिर जो बुश हैं बुशेस से खाता है, कौन से वो मेनली हाइबरनेशन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सब मॉर्फोलॉजी में पड़ जाता है। इंटरनल में उनकी इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी किया जाता है, जैसे कि एनाटॉमी हो गया। हम जैसे छोटे छोटे फूलों को काटते थे, डाइसेक्शन करते थे, और डॉक्टर्स मेनली जब मॉर्टगेज में उनको काटते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो वही एनाटॉमी स्टडी है। द मेडिकल इज़ मेनली द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी। तो ये सब होता है। तो सी मतलब यहाँ पर ले लेते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख लेंगे, उससे डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ऑर्गेनल कम है कि ज़्यादा है, क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है, ऐसे। फिर डी फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंट मतलब सेल का मैच्योरिटी के बाद कैसा कैसा उसमें चेंजेस आ रहा है। जैसे कि हम अगर एक बच्चे को देखें, वो बड़ा हो रहा है, हम कैसे समझेंगे? उसके बाल बड़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं। मेनली जब बच्चे होते हैं हम
तब हमारा टीथ नहीं होता, और जो कार्टिलेज होते हैं वो उसका जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है। पर हम जब बड़े होते हैं तब मेनली हमारे टीथ आ जाता है, जो कार्टिलेज होते हैं वो कम होकर बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। और लास्ट में इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो इकोलॉजी में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, लाइक हम इकोलॉजी में क्या हमारा योगदान है, हम क्या ऑमनिवोर्स हैं या फिर हम क्या कार्निवोर्स हैं, हम कौन से ट्रॉपिक लेवल में हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, हम क्या प्रे हैं और हम क्या हंटर्स हैं। तो लाइक दैट ओनली वी विल डिनोट एवरी ऑर्गेनिज्म दैट व्हाट इज देयर एसेंशियलिटीज एंड द फॉर्म्स दे आर हैविंग। तो यही मेनली टैक्सोनॉमी का मेन चीज़ है। और पहले क्या होता था, मेनली ह्यूमंस बेसिक नीड के ऊपर ये क्लासिफिकेशंस करते थे। क्या फूड, अगर हम फ्रूट्स देने वाले पेड़ कौन से हैं, फ्लावर्स देने वाले कौन से हैं, मेडिसिनल कौन से हैं, एरोमेटिक एंड स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स देने वाले फूड प्लांट्स कौन से हैं, तो ऐसे हम क्लासीफाई करते थे। क्लोथिंग के लिए हम शीप्स को लेते थे तो वो क्लोथिंग में हेल्प करता है, या फिर दूसरे वाले जो प्लांट्स हैं लाइक कॉटन से हम क्लोथ बना सकते हैं, तो ऐसे हम क्लोथिंग प्लांट्स को चूज़ करेंगे। शेल्टर के लिए जो प्लांट्स हैं, जो जिसका जो वुड है वो हार्डी होता है, जो आसानी से नहीं टूटेगा, वैसे वाला पेड़ चूज़ करके हम उनको शेल्टर के बनाने के लिए क्लासीफाई करेंगे, राइट। तो दी द क्लासिफिकेशन दे यूज टू डू वेयर मेनली डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस और वेरियस ऑर्गेनिजम्स। हम अभी भी करते हैं, पर वो उसके अलावा भी ये बहुत सारा फैक्टर आ गया है कि मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत साइंटिफिक हो गया है। अगर पहले ये होता तो और भी एडवांसमेंट होता, पर पहले इतना सब नहीं होता था। जस्ट यूज़ के लिए हम क्लासीफाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि कम समय में हमको ये चीज़ मिल जाएगा, राइट। देन आ जाते हैं सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है जो मेनली सिस्टेमा से आया हुआ है। सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और लीनियस पहले ये यूज़ किया था। कौन से बुक में, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सिस्टेमा नाचुरी में। और सिस्टेमिक्स का एक ही डेफिनेशन हो सकता है जो लिखा जा सकता है कि सिस्टेमिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल एलिमेंट्स है उनके साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर हम जो पाएंगे रिलेशनशिप्स, राइट, ओके, मेनली रिलेशंस, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू नो ओनली। तो हम मेनली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में आ जाते हैं कि मेनली टैक्सॉन्स नहीं बोलते, उनको टैक्सा बोलते हैं, प्लूरल में टैक्सा और सिंगुलर में टैक्सॉन। तो हम एक एक टैक्सॉन को लेंगे और उनको स्टैक करेंगे और बेसिस बनाएंगे उनको। अगर हम एक फिल्ट्रेशन पेपर की तरह समझे तो जो सॉलिड एलिमेंट्स है वो ऊपर रहेंगे और नीचे रहेंगे जो लिक्विड पार्ट। तो ऐसे हम दो अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो बेसिस हैं, तो बेसिस का नाम ही है टैक्सॉन्स और टैक्सा। और टैक्सॉन का अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रैंक हो गया और कैटेगरी हो गया। तो अगर हमको ये क्वेश्चन आ जाए कि इज टैक्सॉन एंड रैंक सेम, सो यहाँ पर आंसर होगा यस, दे आर सेम। यहाँ पर ये कहा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स।
आप सभी को पता है कि स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये सब एक हायरार्की है, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ, नॉन जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक चीज़ से जनरलाइज्ड चीज़ की तरफ हम जाते हैं, उसको हम हायरार्की कहते हैं। और ये मेनली जनरेशन्स की तरफ हैं। मेनली हमारे जो दादाजी हैं उनके जो सन हैं वो हमारे फादर हैं, उनके सन हम हैं। तो ऐसे जैसे हायरार्की एक फैमिली ट्री में होता है, वैसी हायरार्की ये किंगडम टू स्पीसीज में दिखाया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मेनली अगर हम बेसिस को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? अगर यहाँ पर एक स्ट्रेनर है जिससे हम मेनली स्ट्रेन करके दोनों चीज़ को, और एक फिलामेंट ले लेते हैं। ऑस्मोसिस में जैसे होता है कि एक सॉलिड पार्टिकल एक तरफ रह जाता है और जो लिक्विड पार्टिकल दूसरी तरफ रह जाता है और फिल्ट्रेट होकर आ जाता है। मेनली उसी तरह हम स्पीसीज़ को भी अलग अलग करते हैं, दोनों डिफरेंट कैरेक्टर के स्पीसीज़ को अलग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लेयर्स ले लेते हैं उस स्पीसीज़ के और जो मेम्ब्रेन्स के। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया को लेते हैं, एक डॉल्फिन को लेते हैं, एक हाथी को लेते हैं, एक डॉग को लेते हैं और ह्यूमन को लेते हैं। तो मेनली हम क्या करेंगे? तो पहले जो बेसिस है उसमें हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ को निकाल देते हैं, बैक्टीरिया। तो पहले बेसिस में क्या था, वो टैक्सन क्या था, वो कैटेगरी में जो डिफरेंशिएशन पावर क्या दे रहा है, वो है मेनली जो क्वालिटी है जो उसको अलग कर रहा है। लाइक ये माइक्रोस्कोपिक है और अलग जो एनिमल्स है वो मैक्रोस्कोपिक है। सेकेंड में हम सब मैमल को लिए हैं। तो जो मैमल है यहाँ पर बेसिस होगा डिफरेंशिएशन का। तो मैमल एक मैक्रोस्कोपिक और यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। नाउ डॉल्फिन यहाँ पर वाटर बेस्ड हो गया, तो डॉल्फिन यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि जो हाथी है या फिर डॉग है या ह्यूमन है यहाँ पर मेनली लैंड एनिमल्स हैं। देन हाथी चला गया क्योंकि वो बड़ा है और उसके कान बहुत बड़े हैं, टस्क्स बहुत बड़े हैं, तो ये अलग हो गया। फिर डॉग्स अलग हो गए क्योंकि वो 4 पेडल है, राइट, उसके 4 पैर हैं, वो 4 पैर पर सब काम करते हैं। और लास्ट में हम ह्यूमन अलग होके आ गए। तो ऐसे हम बेसिस के अनुसार ये डिफरेंशिएशन करते हैं और कैटेगरीज और बेसिस को हम यूज़ करते हैं। तो हम अलग अलग टैक्सोन को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्पीसीज पहले जो है, जो नॉट स्पेसिफिक, मेनली हम जो मॉर्फोलॉजिकली जैसे देखते हैं सब चीज़ को, उसको स्पीसीज कह देते हैं। तो मेनली वही है स्पीसीज। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि हु कॉइन्ड द टर्म स्पीसीज फर्स्ट? ही वाज जॉन रे, राइट। जॉन रे ने पहले स्पीसीज टर्म को दिया था। तो यहाँ पर कहा है कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम और पोटैटो, ये याद रखना। सोलेनम ट्यूबरसम है, पोटैटो, पैंथेरा लियो लायन है, ये हमको पता है। तो यहाँ पर हम ये स्पीसीज है, तो हम इनको मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो एक ट्री है और ये एक वेजिटेबल है जो हर्ब की तरह दिखता है। पोटैटो जिसका स्टेम बहुत ही वीक होता है, और पैंथेरा लियो हम लायन का तो सब जानते ही हैं, जंगल का किंग है वो। तो ऐसे, तो ये होगा स्पीसीज जो हम एकदम बेस में देखते हैं। नाउ जीनस में मेनली जीनस मेनली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। यहाँ पर रिलेटेड स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? तो मेनली एक डोमेन क्रिएट करते हैं जिसमें ये एक इकोलॉजी है ए, बी और सी वाला, और यहाँ पर एक इकोलॉजी है 1, 2 और 3 वाला, राइट। तो यहाँ पर ए बी सी इंटर रिलेटेड है, 1, 2, 3 इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें कि ए के साथ रिलेशन किसका है बहुत ज़्यादा, बी का है या 3 का है, तो यहाँ पर आंसर अगर देंगे तो बी का ही होगा, क्योंकि वो एक ही इकोसिस्टम के अंडर है। तो ऐसे ही हम रिलेटेड स्पीसीज को भी देखते हैं। तो ये रिलेटेड स्पीसीज हो गया, ए और बी रिलेटेड स्पीसीज हो गया। क्योंकि यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। तो यहाँ पर एक जेनेरा के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हो गए। तो मेनली जेनेरा 2 तरह के होता है, एक मोनोटाइपिक
और दूसरा है पॉलीटाइपिक। क्या मतलब हो गया? मोनोटाइपिक में एक तरह के स्पीसीज होगा, जैसे कि ह्यूमन के होमो। इनमें होमो के अलावा और कोई भी स्पीसीज और कोई भी मेनली जेनरा नहीं होता। होमो के अंडर, होमो के साथ और कुछ भी मिलाकर ये जेनरा में ये नहीं रहेगा। पर पॉलीटाइपिक में मेनली उसके अंदर बहुत सारा जो टाइप्स ऑफ स्पीसीज रहेंगे। लाइक यहाँ पर पोटैटो हो जाता है, ब्रिंजल हो जाता है, टमेटो आ जाता है। लाइक सोलनम नाइग्राम जो है वो वाइल्ड ब्रिंजल है, या फिर सोलनम ट्यूबारोसम पोटैटो है, सोलनम लाइकोपर्सिकम टमेटो है। तो बहुत सारे स्पीसीज को मिलाकर जब जेनरा क्रिएट होता है पॉलीटाइपिक, पर बहुत ही कम, यानी कि एक जब स्पीसीज एक जेनरा में होगा तब हम उसको मोनोटाइपिक कहेंगे। तो यहाँ पर और भी एक देख सकते हैं कि लायन, लेपर्ड और टाइगर, इनका जो जेनेरा एक ही है। ये भी एक पॉलीटाइपिक है। पैंथेरा भी एक पॉलीटाइपिक जेनेरा है, जिसके अंदर लायन, लेपर्ड, टाइगर तीनों ही आ जाते हैं। और मेनली उस जीनस के साथ फेलिस जीनस भी आ जाता है। कैट का जीनस भी उसके साथ रिलेटेड है। हम जानते हैं कि हम टाइगर्स को बिल्ली की मौसी, बिल्ली को मेनली टाइगर की मौसी कहते हैं। तो लाइक दैट ओनली, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग इंटर रिलेटेड हैं। नाउ तो पहले हम देख लेते हैं कि सोलनम के अंदर नाइग्रा है, ट्यूबरसम है, लाइकोपर्सिकम है। तो ये सारे स्पीसीज हैं। स्पीसीज को जोड़कर हम सोलनम जीनस में आ जाते हैं। सोलनम जीनस के साथ साथ पेटूनिया और डाटूरा, ये जो जीनस है ये भी कंबाइन होकर एक फैमिली क्रिएट करता है जो है सोलानेसी। और एनिमल्स की तरफ अगर हम देखें तो पहले पैंथेरा था, पैंथेरा लियो था, पैंथेरा टाइग्रिस था। तो इनके साथ ये जो स्पीसीज है ये पैंथेरा जीनस को क्रिएट करता है। और पैंथेरा के साथ जो फेलिस ग्रुप आता है, फेलिस जेनरा आता है जिसमें कैट्स पढ़ते हैं, वो मेनली फेलिडी फैमिली को क्रिएट करता है। तो ऐसे फैमिली क्रिएशन हो गया बहुत सारे जीनस को मिलाकर। और फेलिडी के साथ कैनिडी भी है। कैनिडी मेनली डॉग्स का फैमिली होता है। देन वी गॉट ऑर्डर। तो यहाँ पर सोलनम, उसके स्पीसीज को मिलाकर सोलनम जो जेनेरा, वो मेनली सोलनम जेनेरा है। उनके साथ डैटूरा और पेटूनिया मिलाकर हमको मिलता है सोलानेसी। और सोलानेसी के साथ और भी उनके जैसा जो भी फैमिलीज़ हैं, लाइक कॉन्वोलुलेसी फैमिली, जिनमें मेनली स्वीट पोटैटो या फिर वाटर स्पिनच पड़ते हैं, इनमें भी कुछ सिमिलरिटी था। इसीलिए ये कंबाइन होकर जो ऑर्डर क्रिएट किए हैं वो है मेनली पॉलीमोनियस। मेनली ऑर्डर के लास्ट में ALES रहता है, प्लांट के ऑर्डर में मेनली, राइट। और एनिमल्स में हम पहले देख चुके हैं कि पैंथेरा की स्पीसीज मिलाकर जो पैंथेरा जीनस बना, उसके साथ फेलिस आया जो क्रिएट किया फेलिडी को। फेलिडी के साथ कैनिडी और भी बहुत सारे फैमिलीज आए और वो मेनली क्रिएट किया कार्निवोरा फैमिली को, कार्निवोरा मेनली ऑर्डर को। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग अप एंड अप विथ जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ क्लास, इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्डर्स मिलकर ये एक क्लास क्रिएट करते हैं। लाइक पहले से हम स्टार्ट कर लेंगे।
पहले जो सोलानम के स्पीसीज हैं वो सोलानम जीनस बनाता है। जीनस के साथ जो मेनली पेटूनिया या डटूरा है वो एक फैमिली बनाता है जो है सोलानेसी। सोलानेसी के साथ कॉन्वोल्वुलेसी जिनमें वाटर स्पिनच और स्वीट पोटैटोज होते हैं वो मेनली पॉलीमोनियल्स क्रिएट करते हैं। और पॉलीमोनियल्स जिस क्लास में पढ़ता है वो है डाइकॉट। मेनली पॉलीमोनियल्स के साथ एपीएल्स और बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं एपीएल्स में मेनली कैरेट्स होते हैं, तो ये मिलकर डाइकॉट क्लास फॉर्म करते हैं। और एनिमल्स में फिर से पहले से स्टार्ट करते हैं कि पैंथेरा, उसके अंदर जो है टाइग्रिस है, लियो है, तो पैंथेरा जो जीनस है उसके साथ फेलिस और कैट वाला जीनस आ जाता है जो क्रिएट करता है फेलिडी। फेलिडी के साथ कैनिडी और जो डॉग्स के फैमिली है वो मिलकर मेनली कार्निवोरा फैमिली कार्निवोरा ऑर्डर क्रिएट करता है। और कार्निवोरा ऑर्डर के साथ मेनली मार्सुपिलिया जिनमें कैंगरूज होते हैं, कायरोप्टेरा यानी कि जिसमें बैट्स होते हैं, प्राइमेटा यानी कि ह्यूमंस या गिबॉन्स, मंकीज, गोरिल्लाज, इनके जो ऑर्डर है प्राइमेटा। रोडेंशिया यानी कि जो रैट्स होते हैं उनके फैमिली, तो वो मिलकर जो फॉर्म करता है वो है मेमेलिया, ये वाला क्लास। ये तो हमको पता ही होगा, जिनमें मेनली एक्सटर्नल ईयर होता है या फिर जो ब्रेस्ट फीड करते हैं या फिर जिनके बॉडी के सरफेस में हेयर्स होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम मैमल को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ फाइलम, तो बहुत सारे क्लासेस को मिलाकर हम जो क्रिएट करते हैं वो है फाइलम। यह हमको पता होगा, ये मेनली लास्ट स्टेज है। तो उनमें क्या क्या है, फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं। अगर हम पहले देखें तो ये मैमल्स के साथ फिशेस, बर्ड्स ये इंक्लूड नहीं होगा मेनली। तो मेनली यहाँ पर मैमल्स के साथ अगर हम फिशेस या फिर जो लिखा है यहाँ पर क्या क्या लिखा है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनको हम अगर इंक्लूड करें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, तो हमको क्या मिलेगा, द फाइलम कॉर्डाटा, राइट। और यहाँ पर डाइकॉट में अगर हम मोनोकॉट मिला देंगे तो हमको जो मिलेगा वो है मेनली एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म एक फाइलम हो गया और यहाँ पर कॉर्डेटा एक फाइलम हो गया। तो ये कॉर्डेटा के साथ अगर हम पॉरीफेरा, निडेरिया या फिर जो प्लैटिहेल्मिन्थेस सब मिला दें तो हमको फाइनली जो मिल जाता है किंगडम जो है एनिमेलिया। तो अगर हम फ्रेशली लिखें तो मेनली जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम है, उसके साथ पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस, जो फाइलम हैं वो मिलाकर हमको जो मिल जाता है वो है किंगडम एनिमेलिया। और जो एंजियोस्पर्म है उसके साथ जिम्नोस्पर्म, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब मिलाकर हमको जो मिल जाता है वो है किंगडम प्लांटेई। तो ऐसे डिफाइन हो जाता है ये दोनों किंगडम्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है द हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अगर हम इसको याद रखें
कैसे याद रखें इनको? तो मेनली ऐसे ट्रिक कर सकते हैं कि कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ये है याद रखने का तरीका। कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, राइट। तो यहाँ पर कुछ ने कॉमन नेम्स एंड फैमिली ऑर्डर्स और हायरार्की दिए हुए हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इनका कोई वैसे निमोनिक्स नहीं है। तो मैन का जो है वो है होमोसेपियंस, हम सबको पता है। ये देखो, हमने पहले डिस्कस किया था कि जब जब ये साइंटिफिक नेम्स रिटन नहीं होगा, मेनली प्रिंटेड होगा, तब इटैलिक्स में लिखा होगा। तो यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा हुआ है होमोसेपियंस। इसका जो जीनस है होमो पता है, फैमिली होमो होमिनिडी। तो पहले का ही जो नाम है जीनस का, उसके साथ बस DAE ज्वाइन कर दिया है, तो ऐसे होगा होमिनिडी। देन ऑर्डर होगा प्राइमेटा। अभी डिस्कस किया है कैसे ऑर्डर आया, प्राइमेट्स। मेनली वी आर प्राइमेट्स, सो वी आर द ऑर्डर इज प्राइमेटा। देन मैमल्स क्लास हो गया और फाइलम हो गया। फाइलम को हम डिवीजन भी बोलते हैं, राइट। तो इसको ह्यूमंस का जो फाइलम होगा वो है कॉर्डेटा, क्योंकि हमारा नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड का केस है, तो इसीलिए हम कॉर्डेट्स हैं। नाउ हाउस फ्लाई यानी कि जो मक्खी हम देखते हैं हमारे घरों में, तो वही है, वो है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका क्यों है? क्योंकि ये डोमेस्टिक यानी कि घर में पाए जाने वाला स्पीसीज है, इसीलिए डोमेस्टिका। तो इसका जो जिनस है वो है मस्का। एंड जैसे पहले ही कहा था, DAE लगा देना यहाँ पर, जो जीनस होगा उसमें ही मस्केटी फैमिली में। डिप्टेरा, ये हमको पता लगाना होगा कि ऑर्डर है डिप्टेरा, और ये क्लास क्या है, इंसेक्ट्स। सो इंसेक्टा, और फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंटेड लेग्स और हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन ये वाला केस है, इसीलिए आर्थ्रोपोडा। मैंगो पहले डिस्कस कर दिया है, मैंगीफेरा इंडिका। जीनस तो पता ही है। यहाँ पर जो फैमिली होगा वो थोड़ा याद रखने वाला है, वो है एनाकार्डियेसी। और ऑर्डर क्या है, सैपिंडल्स। यहाँ पर मेनली सैपिंडल्स क्यों नाम हुआ है? क्योंकि इसके सैप में से कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं। इसके सैप में से वाइट कलर का कुछ सिक्रेशन निकलते हैं, जिसको लैटेक्स बोलते हैं, तो इसीलिए इसको सैपिंडल्स बोलते हैं। इसके अंडर मेनली कैशू नट्स भी पड़ते हैं इस ऑर्डर के अंदर। नाउ क्लास इज डाइकोटिलिडी, क्योंकि ये डाइकॉट्स हैं, राइट। एंड एंजियोस्पर्म, यू नो व्हाट इज एंजियोस्पर्म। नाउ wheat is Triticum aestivum, genus is Triticum, the family is Poaceae। पोएसी में मेनली ग्रास टाइप प्लांट्स ही रहते हैं, जिनको मेनली ग्रास से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। मेनली व्हीट तो वैसे ही प्लांट है, मोनोकॉट। एंड पोएल्स, तो फैमिली और ऑर्डर के नाम में थोड़ा सिमिलैरिटी है यहाँ पर, पोएसी एंड पोएल्स। मैंने पहले ही बोला था ALES लग जाता है मेनली लास्ट में ऑर्डर के, फॉर प्लांट्स। बहुत यहाँ पर देख सकते हैं सैपिंडल्स में भी, राइट। और ये मोनोकॉट है एंड एंजियोस्पर्म तो है ही। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। एंड अगर आप इस टॉपिक के जो नोट्स आप लेना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल होगा स्टडीफाई सक्सेस के ऐप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।